शकुंतला देवी का बहुत ही पुराना खंडर जैसा मकान था, लेकिन वो साफ सुथरा घर था। छत से लगातार पानी टपक रहा था। प्रिया हाथों में कई सारे बर्तन लिए दौड़ती हुई आती है और उन्हें छत के नीचे अलग अलग जगह रख देती है। शकुंतला देवी कोने में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी और मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। अरे बाप रे बाप, ये टप टप कब बंद होगा माँ जी? पूरा घर तो वाटर पार्क बन गया है। शकुंतला देवी अपनी चाय का घूंट लेती है और धीमी आवाज में जवाब देती है। बारिश की आवाज तेज हो रही थी। बहू रानी, गरीबों के घर में ऐसे ही बारिश टपकती है। अमीरों के घर थोड़ी ना है ये कि हम एसी में बैठकर ठंडक खाएं। लेकिन माँ जी, मनु काका ने कहा था कि सिर्फ 5,000 में छत ठीक हो जाएगी। बस भी करो, अब बहुत हो गया। शकुंतला देवी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो अपना कप जोर से मेज पर रखती है। प्रिया डर जाती है। 5,000? अरे यार, तुझे लगता है कि पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो मैं तोड़ कर दे दूं? हद है बहू, एक एक पैसा बचाना पड़ता है इस घर के अंदर। तो क्या करूं मैं माँ जी? ऐसे ही भीगती रहूं? मेरे तो हाथ दर्द हो गए हैं रोज बर्तन उठाते उठाते। अचानक दरवाजा खुलता है और नीतू भीगी हुई अंदर आती है। उसके हाथ में छाता था, लेकिन वो पूरी तरह से भीग गई थी। वो अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। अरे प्रिया, ये क्या हाल है? यहाँ तो अंदर भी बारिश हो रही है। हे भगवान! आ गई मैं यार। देख, सासू माँ ने भी घर को वाटर पार्क बना दिया है। चल, इंडोर रेन डांस करते हैं। प्रिया और नीतू बर्तनों के बीच नाचने लगती हैं। दोनों हंस रही थी, पानी की बूंदों को हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। शकुंतला देवी उन्हें घूरती है। वाह क्या बात है, घर में मुसीबत है और तुम दोनों नाच रही हो, कमाल है। आंटी जी क्या करी, रोने से तो छत ठीक नहीं होगी ना, हंसी ही तो बची है। तभी राहुल ऑफिस से घर वापस आता है और दरवाजा खोलते ही अपना बैग गिरा देता है और अंदर का नजारा देखकर परेशान हो जाता है। अरे यार, क्या हो रहा है यहाँ? माँ, आपने मन्नू काका को क्यों नहीं बुलाया अभी तक? बेटा, पैसे कहाँ हैं? तुम्हारी तनख्वाह से तो घर का खर्चा भी मुश्किल से चलता है। माँ, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? प्रिया बीमार हो जाएगी। प्रिया का मोबाइल फोन बजता है। वो फोन उठाती है और उसका चेहरा एकदम सफेद हो जाता है। वो फोन गिरा देती है। ओह गॉड, माँ को कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है तुरंत ही इलाज शुरू करवाना होगा। सभी लोग शॉक में आ जाते हैं। राहुल प्रिया के पास जाकर उसे संभालता है। कितना खर्चा आएगा प्रिया? डॉक्टर ने कहा है कम से कम 3 लाख रुपए लगेंगे। अब क्या करूं मैं? चिंता मत करो बहू, सब इंतजाम हो जाएगा। शकुंतला देवी अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलती है। वहाँ से एक पुराना डब्बा निकालती है जिसमें बहुत सारे नोट थे। तेरी सास में कुछ तो बात है, इतना पैसा कहाँ से आया? पता नहीं यार, लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं लूंगी। रोज छत के बारे में कहती हूँ और वो कहती है कि पैसे नहीं है। शकुंतला देवी पैसे लेकर वापस आती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पैसे प्रिया के हाथ में रखती है। बहू, ये पैसे मैंने तुम्हारे लिए ही बचाए थे। मुझे लगता था कि कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। मेरे लिए? लेकिन माँ जी, आपने छत ठीक क्यों नहीं करवाई? शकुंतला देवी अपना सर झुकाती है। बारिश अभी भी थोड़ी तेज हो रही थी। घर में पानी भर रहा था। बेटी, मैं जानती थी कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम रोज उनसे फोन पर बात करती हो और रोती हो। मैंने सोचा कि पैसे बचा कर रखूंगी। अरे माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना गलत समझा। प्रिया शकुंतला देवी के पैर पकड़कर रोने लगती है। राहुल और नीतू भी भावुक हो जाते हैं। माँ, आपने हम सबको क्यों नहीं बताया? हम सब मिलकर कुछ न कुछ इंतजाम तो कर ही लेते ना। बेटा, परिवार में कोई बाहरी नहीं होता। प्रिया मेरी बेटी है, उसकी माँ मेरी भी जिम्मेदारी है। अचानक तेज हवा चलती है और छत का एक हिस्सा गिरने लगता है। सभी लोग डरकर एक तरफ हो जाते हैं। अरे बचाओ, छत गिर रही है। छत का मलबा गिरता है और शकुंतला देवी का हाथ उसमें दब जाता है। वो दर्द से चीखती है। सभी लोग उसकी मदद करने दौड़ते हैं। ओह, मेरा हाथ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, अरे भगवान, ये क्या हो गया? राहुल, जल्दी डॉक्टर को कॉल करो। राहुल डॉक्टर को फोन करता है। प्रिया शकुंतला देवी का सर अपनी गोद में रखकर उसकी देखभाल करती है। ये तो पानी लाती है। इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके आओ, इनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना आपके साथ। कुछ दिनों के बाद शकुंतला देवी के हाथ पर प्लास्टर चढ़ जाता है। प्रिया दिन रात उनकी सेवा कर रही थी। सुनीता का इलाज भी शुरू हो गया। बहू,
तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हैं, माँ की सेवा करना बेटी का धर्म है। मनु काका छत की मरम्मत करने आते हैं। उसके साथ 2 और मिस्त्री भी थे। वो साथ में काम पर लग जाते हैं। शकुंतला बहन, अब आपकी छत बिल्कुल नई हो जाएगी, एक बूंद भी नहीं टपकेगी। मन्नू काका, अब जल्दी से काम खत्म कर दो, अब यहाँ सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। नीतू खाना लेकर आती है। सभी लोग मिलकर बैठते हैं। बाहर धूप निकली थी। इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। देखो कितना सुंदर इंद्रधनुष निकला है, लगता है भगवान भी खुश हैं। हाँ यार, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। मम्मी का इलाज भी चल रहा है और माँ जी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। 1 महीने बाद छत की मरम्मत पूरी हो जाती है। शकुंतला देवी का प्लास्टर भी खुल गया। सुनीता बेहतर महसूस कर रही थी। बहू, अब तो घर बिल्कुल नया सा लग रहा है, कमाल का काम हुआ है। जी माँ जी, अब वहाँ वाटर पार्क नहीं, ड्रीम हाउस है। सभी लोग हंसते हैं। राहुल अपनी पत्नी और माँ को गले से लगाता है। नीतू भी आ जाती है। मम्मी और प्रिया, आप दोनों ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, प्यार से भी बनते हैं। अब तो यहाँ सिनेमा हॉल जैसी छत है, कोई फिल्म देखेंगे क्या? सभी हंसने लगते हैं। शकुंतला देवी और प्रिया एक साथ चाय बनाने जाती हैं। दोनों के बीच अब प्यार और समझदारी थी। माँ जी, आपने मुझे सिखाया है कि असली रिश्ता प्यार और समझदारी से ही बनता है। बेटी, परिवार एक पेड़ की तरह होता है, जड़ें मजबूत हो तो तूफान में भी टिका रहता है। दोनों मिलकर चाय बनाती हैं। बाहर शाम का समय था और सुनहरी धूप घर में आ रही थी। छत से एक बूंद पानी भी नहीं टपक रहा था। सब लोग खुश थे। हाँ, अब सब कुछ ठीक है। मम्मी भी स्वस्थ है, प्रिया की माँ का इलाज भी चल रहा है और हमारा घर भी नया हो गया है। प्रिया बेटी, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। शकुंतला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया फोन पर अपनी माँ से बात करती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शकुंतला देवी उसके कंधे पर हाथ रखती है। मम्मी, माँ जी ने आपको सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, अपना प्यार भी दिया है। वो सच में आपकी फिक्र करती हैं। अरे बहू रानी, अब ज्यादा भावुक मत हो। चल, सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं। कहानी का अंत होता है। सभी लोग मिलकर बैठकर साथ में चाय पकोड़े खा रहे थे। छत से एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा था, बल्कि खुशियों की बारिश हो रही थी। परिवार में प्यार और एकता थी। वाह, अब तो यहाँ सिर्फ खुशियों की बारिश होगी। हाँ हाँ, खुशियों की बारिश। अब इसी तरह छत नई नजर आ रही थी। सूरज की किरणें घर में आ रही थी। परिवार में हर सदस्य बहुत ज्यादा खुश था। हर तरफ खुशियां फैली थी। उस दिन से उस घर में कभी भी पानी नहीं भरता और बहू को वाटर में डांस भी नहीं करना पड़ता। गांव में रहने वाले गौरी की शादी शहर में रहने वाले त्रिवेद नाम के मॉडर्न लड़के से हो जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खुले विचारों का था। लेकिन गौरी काफी सीधी सादी और गांव के ख्यालात रखने वाली लड़की थी, जिसे हर चीज अपने देसी स्टाइल में पसंद थी। फिर चाहे पहनावा हो या खाना। ऐसे ही एक दिन गौरी की सास राधा बोलती है। गौरी बहू, कहाँ पर हो? यहाँ तो आओ जरा। हाँ माँ जी, कहीं का बात बा? गौरी, त्रिवेद का फोन आया था। वो तुझे बाहर घुमाने और खिलाने पिलाने के लिए लेकर जा रहा है, तो तू जल्दी से तैयार हो जा। ठीक बा माँ जी, जैसन आप कहता नहीं, हम तैयार हो जाएं। इतना कहकर गौरी अपने कमरे में जाती है और तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद त्रिवेद आता है और गौरी को अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। गौरी और त्रिवेद दोनों ही एक काफी बड़े फास्ट फूड के रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर त्रिवेद गौरी से बोलता है। गौरी, यहाँ का बर्गर बहुत ज़्यादा फेमस है और तुम तो जानती ही हो कि मुझे बर्गर खाना कितना पसंद है, तो आज मैं तुम्हें यहाँ का स्पेशल बर्गर खिलाऊंगा। जी ठीक बा, जो आहा के सही लागी वो मंगा लेम। त्रिवेद जल्दी से वेटर को इशारा करके बुलाता है और दोनों के लिए एक स्पेशल बर्गर मंगवाता है। कुछ ही मिनट के बाद त्रिवेद के दिए हुए बर्गर का ऑर्डर आ जाता है। त्रिवेद मजे से बर्गर उठाकर खाने लगता है और गौरी बर्गर को उल्टा पुल्टा करके देखते हुए बोलती है। ई का बाहो, कच्चा प्याज, टमाटर, आलू की टिक्की लगाकर ही गोल गोल डबल रोटी, हम तो ये देख ले भी ना बानी। ई ना तो तलल बा और ना ही भुनल बा। एकरा बर्गर का हता नहीं यहाँ। ये क्या है गौरी, तुम खुद से क्या बड़बड़ा रही हो और बर्गर को ऐसे खोल खोल कर क्यों देख रही हो? सैया जी, आहा हमरा के बताइबे कि ना कि ये बर्गर कितना मिलाइल बानी यहाँ। एक बर्गर का प्राइस 200 रुपए है यहाँ पर।
हाय दैया, ऊंचा दुकान बा और फीका पकवान बा, लूट लेनी हमारे पति के ही सब। बतावा 200 रुपया के कहीं बर्गर हुआ था। खैर अब सयाजी लेके आइल बानी तो खाए के तपड़ी। जैसे तैसे करके गौरी बर्गर खा लेती है, पर उसे बर्गर बिल्कुल स्वाद नहीं लगता। कुछ देर मस्ती मजाक और खाने पीने के बाद दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं और घर आने के बाद भी त्रिवेद की बर्गर की तारीफ करना जारी रहता है, जो उसने थोड़ी देर पहले ही खाया था। बर्गर की इतनी तारीफ सुनने के बाद गौरी खुद से बोलती है, हमारा सयाजी के का पता बा कि असली बर्गर के स्वाद का होत बा। अब हम अपन सयाजी के ई बताइम कि भोजपुरी बीबी का बना सकत बा। अब हम बनाइम बर्गर और फिर हमारे सयाजी खाई, तब पता चली आखिर बर्गर के स्वाद होवत का बा। न कहकर गौरी आराम करने चली जाती है। अगले दिन गौरी अपनी सास राधा से बोलती है, अम्मा जी एगो बात पूछे के बा, बर्गर बनावे के सारा सामान कहाँ मिलत बा? हमरा काहे के न जाए के बा, काहे कि हम बर्गर बनावे की कोशिश करत बानी। बेटा सुपरमार्केट के बड़े वाले स्टोर में चली जा, वहाँ तुझे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक बा अम्मा जी। बेटा तू घर पर बर्गर बनाने की सोच रही है क्या? उका बा ना अम्मा जी, हमारा सयाजी के बर्गर बहुत पसंद बा, लेकिन जो बर्गर बाहर मिलत बा ना वो अच्छा नहीं के लागत। यही खातिर हम सोचली कि घर पे भोजपुरी स्टाइल में बर्गर बनाइम हम। वैसे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है बहू, लगता है खाने में भी उतना ही अच्छा होगा। चल जब बन जाए ना तब बता दियो। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और अब गौरी जरूरत का सारा सामान सुपरमार्केट वाले स्टोर से ले आती है और घर आकर गौरी रसोई में जाकर बर्गर बनाने की तैयारी करती है। क्योंकि गौरी को बाहर मिलने वाला आलू टिक्की बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने देसी स्टाइल में भोजपुरिया बर्गर बनाना शुरू कर देती है, जिसके लिए गौरी सबसे पहले आलू का चोखा बनाकर बर्गर बन पर लगाती है और उसके बाद सिलबट्टे पर पीसी हुई तीखी लाल मिर्च की चटनी उसके ऊपर स्प्रेड करती है और फिर हल्का हल्का ऑयल लगाकर बर्गर को सेक कर और यूनिक स्टाइल में भोजपुरिया बर्गर बनाकर राधा और त्रिवेद को सर्व करती है। ओह वाह, डिलीशियस। आलू चोखा वाला बर्गर तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, लेकिन सच में बहुत ज्यादा अच्छा है ये तो। सच में बहू तूने तो बड़ा स्वाद बर्गर बनाया है। मैंने भी त्रिवेद के साथ काफी जगह के बर्गर खाए हैं, जैसे चीज वाला बर्गर, डबल पेटी वाला बर्गर, लेकिन ये वाला बर्गर तो सच में बड़ा कमाल है बहू। कोई भी काहे ना, भोजपुरिया स्टाइल के भोजपुरिया बहू के बर्गर बा। बाहर का बर्गर तो इतना महंगा होवत बा जेकर कोई हद ना बा। यही खातिर हम सोचनी कि हम घर पे ही भोजपुरिया स्टाइल में बर्गर बनाएं और नया आविष्कार करम। ऐसे ही सभी लोग बातें करते हैं और गौरी के हाथ का बना हुआ बर्गर एंजॉय करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब हर दिन गौरी नए नए स्टाइल के भोजपुरिया बर्गर बनाती है, जैसे आलू भुजिया बर्गर, दाल भात बर्गर, लिट्टी चोखा बर्गर और आदि कई तरीके के बर्गर। और हर बर्गर का स्वाद एक से बढ़कर एक होता है। ऐसे ही एक दिन त्रिवेद की बुआ शीला घर पर राधा से मिलने आती है। गौरी पैर छूकर अपनी बुआ का आशीर्वाद लेती है और शीला बोलती है, गौरी बहू, राधा से बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी कि तुम हर काम में बहुत ही बढ़िया हो। घर के काम से लेकर खाना बनाने तक और अपनी जिम्मेदारियां निभाने में हर काम में बहुत ही निपुण हो तुम। जी बस उस संस्कारन के बाद बा, जैसे हमारे माता पिता हमारा सिखाइले बानी हम उहे करत बानी। वैसे मैंने सुना है गौरी बहू कि तुम बड़े ही लाजवाब भोजपुरिया बर्गर बनाती हो, तो क्या आज तुम मेरे लिए बनाओगी? काहे ना जी, हम जरूर बना के खिलाएम। नेकी नेकी और पूछ अब हम बनावतानी तहाँ खा लेम। इतना बोलकर गौरी जल्दी से रसोई में जाती है और फटाफट से चाय के साथ बर्गर बनाने की भी तैयारी कर लेती है। और कुछ ही देर बाद गौरी बर्गर के साथ चाय बनाकर अपनी सास और बुआ सास के पास पहुंचती है। शीला जैसे ही गौरी के हाथ के बने हुए बर्गर की पहली बाइट लेती है तो उसके मुंह में स्वाद की बाढ़ आ जाती है और वह बोलती है, अरे भाई मान गए गौरी बहू तुमको तो। सच में ये हुई ना एक असली भोजपुरी बहू वाली बात। अरे हम भोजपुरिया जहाँ भी जाते हैं ना, हर चीज में अपना रंग मिला ही देते हैं, जैसे तुमने इस बर्गर में मिला दिया है। ये लिट्टी चोखा वाला बर्गर तो ना सच में बहुत ही मजेदार है। बर्गर का बर्गर और लिट्टी चोखे का स्वाद भी अलग से आ गया। बहुते बहुते धन्यवाद बुआ जी। अरे मैं तो कहती हूँ राधा,
तू अपनी बहू की कोई दुकान खुलवा दे भोजपुरिया बर्गर की। अरे देखिए ये मैकडोनल्ड्स बर्गर किंग और बाकी सारी बर्गर वाली दुकान तो ना देखती रह जाएगी। अरे ना ही बुआ जी, उका बाना हम व्यापार नहीं करतानी। हम तो बस अपन सैया जी के शौक पूरा करे खातिर भोजपुरी स्टाइल के बर्गर बनाइले बानी। काहे से कि हमारे सैया जी के बर्गर बहुत ही अच्छा लगा था, यही खातिर हम बनाइले बानी। और ये घर पर बनल बा तो सेहत के कोई नुकसान भी ना होई। क्या बात है बहू, जितना स्वादिष्ट बर्गर है उतनी समझदारी वाली तो तेरी बातें हैं। दिल जीत लिया तूने तो। ऐसे ही बर्गर का मजा लेकर शीला चली जाती है और हर रिश्तेदार से लेकर राधा के पास पड़ोस में भी गौरी के हाथ के बने हुए भोजपुरिया बर्गर का चर्चा हो जाता है। यहाँ तक कि त्रिवेद के ऑफिस में भी गौरी के हाथ के भोजपुरिया बर्गर खूब धूम धड़क्का कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन त्रिवेद गौरी से बोलता है, गौरी, आज शाम को मेरे बॉस घर पर खाना खाने आ रहे हैं और तुम तो जानती ही हो कि खाने में उनकी डिमांड सिर्फ तुम्हारे हाथ के बने हुए भोजपुरिया बर्गर ही है, तो प्लीज तुम उनके लिए बना देना। जरूर बना देम। इतना कहकर त्रिवेद ऑफिस के लिए निकल जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए अपने बॉस को साथ लेकर आता है। गौरी और राधा एक साथ त्रिवेद के बॉस का वेलकम करती हैं, जिसके बाद सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं और इस बार गौरी भोजपुरिया बर्गर के साथ साथ और भोजपुरिया खाना भी बना देती है, जिन्हें खाकर त्रिवेद का बॉस बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, इस सच में अब तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है। अब बड़े बड़े शेफ को वो फेल कर सकती है। वैसे सच कहूँ तो मैं भी भोजपुरिया हूँ, लेकिन इतने लंबे समय तक अपने लोगों से दूर रहने के कारण बोली और खाना पीना सब छूट गया है। लेकिन तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना खाकर मुझे ऐसा लगा मैं अपने गांव से होकर आ गया। बहुत अच्छा लगा। ऐसन बात बाका, कोई बात ना, अपने आ सके नहीं, हम अपने के बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएं, वो भी भोजपुरिया स्टाइल में। जरूर जरूर, आज तो दिल खुश हो गया आपकी भोजपुरिया बहू का बर्गर खाकर। आप लोगों को इसका तोहफा भी मिलना चाहिए। त्रिदेव, ये लो, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। प्रमोशन लेटर देखकर त्रिवेद, राधा और गौरी तीनों खुश होते हैं और कुछ देर बाद त्रिवेद का बॉस भी चला जाता है। तभी त्रिवेद गौरी को गले लगाकर बोलता है, गौरी, आज यह प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भोजपुरी स्टाइल बर्गर की वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने अच्छे भोजपुरी स्टाइल बर्गर का आविष्कार किया। अरे रहे दी, इतना खा के हमरा के शर्मिंदा ना करी। फास्ट फूड खाए के कोई फायदा नहीं खे। जो मजा अपन घर में बनाए खाने में बा, वो बाहर के खाना में नहीं खे। गौरी की बात सुनकर सब मुस्कुराते हैं और इसी तरह भोजपुरिया बहू का भोजपुरिया स्टाइल बर्गर सभी का दिल जीत लेता है। लक्ष्मी अपने टूटे हुए घर से परेशान थी, लेकिन उसकी इतनी कमाई नहीं थी कि वो अच्छा सा घर बनवा पाए। अरे बहू, तू तो जानती है कमलेश इतना कमाता नहीं है कि वो अपने इस टूटे फूटे घर को बनवा पाए। आज के समय में घर चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। तू घर बनाने की बात कर रही है, जैसे तैसे हमें रहना तो इसी घर में होगा। माँ जी, आप कहती हैं तो मैं भी गांव के लोगों के घरों में बर्तन साफ करने या फिर कोई और दूसरा काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ, ताकि हम अपने इस घर को तो बनवा लें। बहू, अगर तू कमाने लग जाएगी तो मुझे पता है कमलेश काम छोड़ देगा, और अगर उसने काम धंधा छोड़ दिया तो बस फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तू तो जानती है वो भले ही घर का खर्चा निकाल देता हो, लेकिन उसे पीने खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। बात तो आपकी फिर भी ठीक है, लेकिन अगर मैं उन्हें बिना बताए काम पर जाने लगूं, तो ये क्या सही नहीं होगा? ठीक है बहू, अगर तू ऐसा चाहती है कि तू बिना बताए काम पर लग जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू काम कर सकती है। ठीक है माँ जी, मैं फिर कल से ही गांव के लोगों के घरों में बर्तन धोने, खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। इससे 2 पैसे आएंगे तो इसमें बुराई ही क्या है। हाँ बिल्कुल, तू मेरी बहू है और मैं हमेशा से तेरा साथ देती आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने जितना प्यार मुझे नहीं किया होगा उतना तो तूने किया है मुझे। जब से तू आई है इस घर को स्वर्ग बना के रखा है और सिर्फ इस घर के अच्छे के बारे में ही सोचती रहती है। अब अगले दिन से लक्ष्मी गांव के घरों में काम करके पैसे कमाने लगती है। इस बात का पता कमलेश को बिल्कुल भी नहीं होता।
कमलेश गांव के जमींदार के खेतों में काम करके अपना घर चला रहा था, लेकिन थोड़े से पैसे वो खाने पीने में ही उड़ाया करता। एक रोज सुबह सुबह कमलेश काम पर जाने के लिए निकल रहा था। क्या बात है, आजकल घर का काम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जैसे ही काम पे जाता हूँ आप लोग सीधा सो जाते हो? बिल्कुल भी नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बहू तो काम जल्दी कर लेती है ताकि मैं और बहू बैठकर इधर उधर की बातें करें और अपना समय बिता ले। काम का क्या है, 2-4 घर के काम है, इसमें भी भला समय लगेगा क्या? घर तो पहले से टूटा हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं भी अब काम के लिए निकलता हूँ। और जमींदार जी को कहा है मैंने कि मुझे कुछ ज्यादा पैसा दे दे ताकि घर का राशन आ जाए 2-4 दिन के लिए। हाँ ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। और खाना तो बांध लिया है ना तूने? माँ आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ले लिया मैंने। कमलेश अब जमींदार के घर पहुंचता है। वहां पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे लेकर जब कमलेश घर की तरफ आ रहा होता है, तभी कमलेश को उसकी पड़ोसन विमला मिलती है, जो कमलेश को रोकते हुए कहती है, अरे कमलेश बेटा, क्या बात है, आजकल तो तू कमाने लगा है और तेरी पत्नी भी। तो इस गांव में ना कुछ दिनों बाद तेरा परिवार सबसे अमीर होने वाला है। अरे तुझे तो काम आता ही था, अब बहू भी काम करने लग गई है तो जानता ही है ना लोगों की कितनी बुरी नजरें होती हैं। किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हुए अगर किसी की नीयत खराब हो गई ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे विमला काकी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपको जो कहना है ना साफ साफ कहिए। ये जो घुमा फिरा कर आप बात करती हो ना, ये आपकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साफ और सीधे शब्दों में कहूँ, जो तेरी पत्नी घर घर जाके बर्तन धोती है ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी पत्नी लोगों के घर में जाके काम करती ना तो मुझे पता होता। वो ऐसा कुछ नहीं करती है, आपको गलतफहमी हुई है। अरे तू विमला की निगाहों पे शक कर रहा है? अरे विमला की निगाहें ना तो बाज की निगाहें हैं। अगर ऐसा है तो मेरे घर वालों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? लक्ष्मी गांव में घरों में जाके काम कर रही है, अभी जाकर इससे पूछता हूँ ये काम कर रही है, उसने बताया क्यों नहीं मुझे? कमलेश घर पर जाकर खूब सारा कलेश कर देता है। कलेश करने के बाद कमलेश अपनी पत्नी और माँ को घर से बाहर निकाल देता है। वो नशे की हालत में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो गांव वालों के सामने अपनी पत्नी और माँ को जलील करके घर से निकाल रहा था। अब देर शाम लक्ष्मी और सुषमा दोनों ही घर छोड़कर गांव की दूसरी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लक्ष्मी को जंगल की तरफ जाते हुए एक झोपड़ी दिखती है जो टूटी हुई थी। बहू, मुझे तो नहीं लगता कि हमें आगे कोई रास्ता मिलेगा। अगर इस जंगल में रात में हम रुके तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। हमें जल्दी ही दूसरे गांव तक पहुंचना होगा। मेरे बेटे ने आज जो भी किया है, मैं उसके पास कभी दोबारा लौटकर नहीं जाऊंगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सामने हमें एक टूटा हुआ घर दिख रहा है। चलिए रात यहीं बिताते हैं, उसके बाद हम सुबह का सफर तय करेंगे। सुषमा और लक्ष्मी उस टूटी हुई झोपड़ी में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब सुषमा उठती है तो वो देखती है कि उसकी बहू टूटे हुए झोपड़े को घास फूस से बना रही है। बहू, इस झोपड़ी को अच्छा करने की क्या जरूरत है? हम यही रहेंगे क्या? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है हमें यहाँ रहने की। चलना, चलते हैं। माँ जी ये जगह भी काफी अच्छी है, हमें यहीं रुकना चाहिए। और देखिए इस टूटे हुए झोपड़ी को मैंने घास फूस से एकदम अच्छा और नया कर दिया है। बहू, तू ठीक कहती है, हमें यहाँ कुछ दिनों तक रहना चाहिए। माँ जी हमें यहाँ रहना होगा क्योंकि हमारे पास रहने के लिए ना तो कोई दूसरा ठिकाना है, ना घर चलाने के लिए कोई और साधन। और आप तो जानती हैं उन्होंने जो हमारे साथ किया है उसे भूल पाना भी हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया है। ना जाने भगवान ने एक साथ इतनी सारी विपदा हम पे क्यों दे दी। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। भगवान भी न जाने क्या चाहता है। ये सब आग लगाए गांव के लोगों का ही होगा। उसी ने कमलेश के कान भरे होंगे। कोई बात नहीं माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। वक्त की मार हमेशा नहीं रहती और कुछ चीज होती ही इसलिए है ताकि हमारा आगे का भविष्य अच्छा हो। मैंने जो कुछ भी इन दिनों में झेला है वो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे परिवार में और कोई झेले। आगे सब ठीक होगा। इधर कमलेश की पत्नी और माँ के जाने के बाद काम पर नहीं जा रहा था। जमींदार उसे काम से निकाल चुका था। वो दिन भर पीकर घर पर सोया रहता। एक रोज कमलेश अपनी पड़ोसन विमला की बातें सुन लेता है, जो बाहर किसी से बातें कर रही थी। अरे पता है तुम्हें, कमलेश तो पूरे दिन पीकर घर में पड़ा रहता है और उसकी पत्नी और माँ
गांव छोड़ के चले गए हैं। कितना मूर्ख है कमलेश जो मेरी बातों में आ गया। इसका मतलब मैंने अपनी माँ और पत्नी को इस विमला काकी की बात में आकर घर से निकाल दिया। अब कमलेश अपनी माँ और पत्नी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है तो दूसरे गांव जाकर अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन उसकी माँ और पत्नी का कहीं अता पता नहीं होता। लेकिन जब कमलेश लौट रहा था तब उसकी माँ और पत्नी जंगल में घास फूस की झोपड़ी के पास खाना बनाते हुए मिलते हैं। माँ, लक्ष्मी, आप लोग इस घर में रह रहे हो, वो भी घास फूस के घर में? नहीं नहीं, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। चलिए हम घर वापस चलेंगे। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आप लोगों से ना माफी मांगता हूँ। हम ना वापस अपने घर जाएंगे। मेरे को समझ में आ चुका है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब चलिए हम अपने गांव चलते हैं। अब हम उस गांव में कभी नहीं जाएंगे जहां हमें आपने जलील किया और गांव से निकाल दिया। अब आप अपनी जिंदगी अकेले बिताइए। हम यहाँ इस घास फूस के घर में बहुत खुश हैं। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम तुझे अपनाने नहीं वाले। तू जा सकता है। तूने दूसरों की बातों में आकर हमें घर से निकाला, तो अब तुझे भी वही लोग खाना खिलाएंगे। माँ बस एक बार माफ कर दो माँ। माँ, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। माँ माफ कर दो माँ। कमलेश खूब रोता धोता है। तब जाकर सुषमा कमलेश को अपने घास फूस के घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है और गांव लौटकर बिल्कुल नहीं जाती। वहीं कमलेश और लक्ष्मी मिलकर काम करने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।